नमस्कार। आज बात करेंगे यूजीसी के कुछ नए नियमों की, जिन्होंने भारत के हायर एजुकेशन सिस्टम में एक तरह से भूचाल सा ला दिया है। देखिए, मकसद तो बड़ा नेक था, कैंपस में बराबरी लाना, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। एक ऐसी बहस छिड़ गई है जो थमने का नाम ही नहीं ले रही। तो सवाल ये है कि आखिर इन यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 में ऐसा है क्या कि इतना बवाल मचा हुआ है। चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। और विरोध भी कोई छोटा मोटा नहीं है। आलम यह है कि इन नियमों को काला कानून तक कहा जा रहा है। अब सोचिए, जब किसी कानून को ये नाम दिया जाए तो मामला कितना सीरियस होगा और दांव पर क्या क्या लगा होगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इन नियमों का असर जमीन पर क्या हुआ है। क्योंकि देखिए, बात सिर्फ कागज पर लिखे कानूनों की नहीं है, इनका असर तो सीधा कैंपस और सड़कों पर दिखाई दे रहा है। और असर भी कोई हल्का फुल्का नहीं, बल्कि बहुत गहरा और चारों तरफ हुआ है। देश भर में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। ये दिखाता है कि देश के युवा कितने परेशान हैं। इतना ही नहीं, कई पॉलिटिकल फंक्शनरीज ने तो इस्तीफे तक दे दिए हैं, जो बताता है कि राजनीतिक लेवल पर भी दरारें आ रही हैं। और तो और, अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। मतलब अब बात बेसिक लीगल राइट्स की हो रही है। तो सवाल वही है कि आखिर इस पूरे टकराव की जड़ क्या है। इसे समझने के लिए हमें इन नए नियमों की गहराई में उतरना होगा और ये देखना होगा कि ये पुराने वाले गाइडलाइंस से कितने अलग हैं। आखिर इन रूल्स में ऐसा क्या है जिस पर सबसे ज्यादा हंगामा हो रहा है? चलिए एक एक करके इन पॉइंट्स को समझते हैं, क्योंकि असली कहानी इन्हीं में छिपी है। देखिए, सबसे बड़ा और कह सकते हैं फंडामेंटल बदलाव तो यही है। पहले मतलब 2012 तक जो गाइडलाइंस थी वो वॉलंटरी थी, मतलब यूनिवर्सिटी की मर्जी थी माने या ना माने। लेकिन अब ये एक मैंडेटरी लॉ बन गया है, एक अनिवार्य कानून। और यही सबसे बड़ी बात है, अब मामला सिर्फ सिफारिशों का नहीं है, अब बात सजा और सीधी जवाबदेही की है। अब जरा इन पावर्स को देखिए। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब यूजीसी के पास इन नियमों को लागू करवाने के लिए, जिसे कहते हैं ना, असली दांत आ गए हैं। वो किसी भी यूनिवर्सिटी का फंड रोक सकती है, उसका रिकग्निशन यानी मान्यता तक रद्द कर सकती है, और तो और भेदभाव के किसी भी केस में सीधा वाइस चांसलर को लीगली रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। ये यूनिवर्सिटीज की ऑटोनॉमी, मतलब उनकी स्वायत्तता पर एक बहुत बहुत बड़ा सवालिया निशान है। चलिए अब आते हैं पहले और शायद सबसे बड़े विवाद पर। और ये विवाद इस बात को लेकर है कि इन नियमों का जो सुरक्षा कवच है वो किसे मिल रहा है और कौन उससे बाहर छूट गया है। विवाद का जो सेंटर पॉइंट है वो है रेगुलेशन 3C। इसके मुताबिक एससी, एसटी और ओबीसी स्टूडेंट्स को भेदभाव से बचाने के लिए संरक्षित वर्ग यानी प्रोटेक्टेड ग्रुप में रखा गया है। जो लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं उनका कहना है कि इन कम्युनिटीज ने हिस्टोरिकली भेदभाव झेला है, तो उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत है। लेकिन जो इसकी आलोचना कर रहे हैं उनका पॉइंट यह है कि इसमें जनरल कैटेगरी का जिक्र ही नहीं है, मतलब उन्हें इस सुरक्षा के दायरे से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है। और यही एक लाइन है जो आलोचकों की सबसे बड़ी शिकायत को साफ साफ बता देती है। उनका कहना है कि ये नियम जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को प्रोटेक्शन देने के बजाय उन्हें एक पोटेंशियल परपेट्रेटर यानी एक संभावित अपराधी के तरह देख रहे हैं, और इससे डर यह है कि कैंपस में एक नया बंटवारा न पैदा हो जाए। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े विवाद पर। ये विवाद जुड़ा है एक नए सिस्टम से जिसे हर कैंपस में बनाया जाना है। और सवाल बड़ा सीधा है, क्या ये सिस्टम स्टूडेंट्स की सुरक्षा के लिए है या फिर उनकी निगरानी यानी सर्वेलेंस के लिए? इन नए नियमों के हिसाब से हर इंस्टीट्यूट में एक 3 टियर इक्विटी आर्किटेक्चर बनाना कंपलसरी है। अब इसे आसान भाषा में समझे तो ये कुछ ऐसा है जैसे हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर ही एक छोटा मोटा जस्टिस सिस्टम बनाया जा रहा हो, जिसमें शिकायत दर्ज करने के लिए, जांच करने के लिए और निगरानी रखने के लिए सबके लिए अलग अलग टीमें होंगी। लेकिन जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनकी नज़र में ये इक्विटी आर्किटेक्चर कुछ और नहीं बल्कि एक तरह की कैंपस पुलिसिंग है। उन्हें इस बात का डर है कि कहीं ये सिस्टम स्टूडेंट्स की आज़ादी और कैंपस के खुले माहौल पर नज़र रखने का एक टूल न बन जाए। और हाँ, इस नए सिस्टम में जो इक्विटी कमेटी बननी है उसके स्ट्रक्चर पर भी एक बड़ी आपत्ति है। देखिए, इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और दिव्यांगों का रिप्रेजेंटेटिव होना तो मैंडेटरी है, लेकिन जनरल कैटेगरी के रिप्रेजेंटेटिव के लिए कोई कंपल्सरी सीट नहीं है। और यहीं से फिर वही सवाल उठता है इंक्लूजन का।
समावेश का। अब जरा तीसरे बड़े मुद्दे पर आते हैं, और वो है न्याय की स्पीड। इन नियमों में शिकायतों को सॉल्व करने के लिए बहुत ही सख्त टाइमलाइन रखी गई हैं। सोचिए जरा, सिर्फ 24 घंटे, जी हाँ, कंप्लेंट फाइल होने के बस एक दिन के अंदर कमेटी को उस पर पहला एक्शन लेना ही होगा। अब कहने को तो इसका मकसद विक्टिम को फौरन राहत देना है, लेकिन पूरी की पूरी जांच और रिपोर्ट सिर्फ 15 वर्किंग डेज में सबमिट करनी होगी। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई मामला कॉम्प्लेक्स है तो उसके लिए ये टाइमलाइन कितनी ज्यादा दबाव वाली हो सकती है। तो यहाँ सबसे बड़ा कंसर्न यही है। आलोचकों को डर है कि इस तेज रफ्तार प्रोसेस में खुद को बेगुनाह साबित करने का पूरा बोझ, जिसे बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं, वो आरोपी पर आ जाएगा। और सवाल यही उठता है कि क्या इतनी जल्दबाजी में जो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है वो फॉलो हो पाएगा। चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी कहानी में लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं और अब ये मामला किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है। जनवरी के आखिर में तो मामला काफी ज्यादा गर्मा गया था। एक तरफ दिल्ली में यूजीसी हेडक्वार्टर का बड़ा घेराव हुआ, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में इस्तीफे हुए। मतलब प्रेशर इतना बढ़ गया कि खुद एजुकेशन मिनिस्टर को सामने आकर स्टूडेंट्स को ये भरोसा दिलाना पड़ा कि इन नियमों का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। वैसे इस बढ़ते टेंशन के बीच एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश भी हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूजीसी शायद इक्विटी स्क्वाड में जनरल कैटेगरी के एक मेंबर को शामिल करने पर सोच विचार कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये एक संकेत होगा कि पब्लिक प्रेशर का कुछ असर हो रहा है और यूजीसी थोड़ा फ्लेक्सिबल होने को तैयार है। तो आखिर में हम उसी बड़े सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं कि क्या ये नए नियम भारतीय शिक्षा में बराबरी का एक नया चैप्टर लिखेंगे, या फिर ये स्टूडेंट्स के बीच पहले से मौजूद दूरियों को और भी ज्यादा गहरा कर देंगे। खैर, इस सवाल का जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।